आज हम करेंगे 10th क्लास का सिविक्स इको का लेसन। पहले जो हम स्टार्ट कर चुके हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आज हम करेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रक। संगठित और असंगठित क्षेत्रक का विभाजन। तो क्या होते हैं संगठित और असंगठित? तो ये दो उदाहरण दे रखे हैं। कांता का, कांता जो है संगठित क्षेत्र में काम करती है, तो उसे क्या क्या मिलता है? उसे वेतन, अपना वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि प्राप्त करती है। उसे चिकित्सक के अन्य भत्ते मिलते हैं। ऐसी कमल है, कमल वो है असंगठित क्षेत्र में काम करता है, तो उसे इस प्रकार का कोई भी भत्ता नहीं मिलता। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रक। और नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, तो उनको डेली काम मिलता है, इसलिए लोगों के पास जो निश्चित काम होता है वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते, रजिस्टर्ड होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते, बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियम एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उन्हें एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक समय तक अधिक काम करते हैं, नियोक्ता द्वारा उन्हें अधिक वेतन दिया जाता है। नियोक्ता कौन होता है? जो कि अपॉइंट करता है किसी को। जैसे हमारे कोई हमारे जैसे स्कूल में ले लो, स्कूल है, प्रिंसिपल चलाते हैं। प्रिंसिपल जिस टीचर को तो वो प्रिंसिपल कौन होगा? नियोक्ता। ठीक है, उन्हें नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। वे लाभ क्या हैं? सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ भी पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं, तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्रक में कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। इस क्षेत्रक में नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। नियमित नहीं मतलब रेगुलरिटी नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी का छुट्टी आदि इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। से रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये हो गया असंगठित और संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। जैसे स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, रखा ना। स्वामित्व आधारित क्षेत्रक दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जबकि निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के विवरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या एक कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे अथवा डाकघर स्वामित्व क्षेत्रक के उदाहरण हैं। रेलवे और डाकघर को सरकारी हैं, तो ये स्वामित्व हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। और जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लक्ष्य जो होता है, उद्देश्य क्या होता है? इनका ध्येय लाभ कमाना होता है, लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल कंपनियों और स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। सरकार सेवाओं पर किए गए
व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीक़ों से करती है। जो भी मतलब सरकार के द्वारा काम किया जाता है उनकी भरपाई कौन कैसे होती है? जैसे कर टैक्स लगा दिया, वो पब्लिक से लेती है लेकिन टैक्स के रूप में लेती है। आधुनिक हिंद दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है? ज्ञात करें। ऐसी कई ऐसी चीज़ जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोग से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वो इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं। जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, पत्रों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि जो बनाते हैं वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। अगर ये निजी क्षेत्र बनाएंगे तो उन पर पैसा अधिक लगेगा जो कि वह खर्च इतना नहीं कर पाते हैं, वह इतना व्यवहार स्वयं नहीं उठा पाते हैं। तो ये कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य है ये, जिन्हें कुछ गतिविधियाँ जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसाय को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे मूल्य पर बिजली की कीमत बिक्री से बहुत से उद्योगों के वस्तुओं को उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन यहाँ पर पूरा हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जाएंगे जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और उनको लर्न भी करना है। ठीक है, और जो अब टेस्ट होंगे आपके वो ये जो लेसन अब तक कराए हैं 6, एक इको का, 2 इको के, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एक सिविक्स का, इनमें से ही आपका पेपर आना है। तो आप इनकी तैयारी अच्छे से करना और ये जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा रहे हैं इनको कॉपी पर करना। दो बना दिए इसमें काम और भेज कर लो साथ में काम और। ठीक है। नहीं मैंने ना ऐसा समझ मेरी उनसे बात हुई गोल साहब ने फिर तुम अपने शर्मा जी से हमसे ले लो, उन पर ना हो तो मैं कर देगा, कर मैं कर दूँगा। और मैं गोल साहब से ना लेकर मैं तो कल मेरे 2 आदमी है, मैं उसी कर दूँगा ना बात। नहीं वो तो मैं करे माल है क्या जो वो तो मैं करे 1-2 सीसी लेनी है तो आपको खुदाना पड़ेगा, ज़्यादा है तो आप मैं भिजवा दूँगा।